वेलकम टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। तो आज की इस क्लास से हम स्टार्ट करेंगे आपका इम्यूनोलॉजी। लेक्चर 1 होने वाला है ये अपना, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, और कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट एंटी माइक्रोबियल जो प्रोटीन्स हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चाहे आप किसी भी लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके बीएससी एग्ज़ाम के लिए, एमएससी एग्ज़ाम्स के लिए, या सीएसआईआर नेट के लिए, डीबीटी के लिए, या फिर आपका किसी और अच्छे लेवल की जगह पे आपका ये टॉपिक आना है, तो ये जो आपकी सीरीज़ होगी इम्यूनोलॉजी का, जितना भी कंटेंट होगा आपको बेस्ट मिलेगा यहाँ पे। एंड सारा का सारा कंटेंट आपका कूबी के लेटेस्ट एडिशन से लिया गया है। कूबी आपकी इम्यूनोलॉजी के लिए बेस्ट बुक है। अगर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है तो आपको कूबी से पढ़ना चाहिए, अदरवाइज़ ये प्लेलिस्ट आपके लिए सफिशेंट रहेगी। तो शुरू करते हैं बेसिक्स के साथ। अगर सिंपली हम बात करें इम्यूनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी में हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जो आपकी बॉडी को डिजीज़ से, माइक्रोब से बचाती है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या सिस्टम है जो आपको बीमार होने से बचाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी एक बेसिक डेफिनेशन के साथ। इम्यूनिटी क्या होती है आपकी? इम्यूनिटी, ठीक है। तो जो आपकी पूरी इम्यूनोलॉजी है वो आपकी इम्यूनिटी से ही निकल के बाहर आई है, हम ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इम्यूनिटी को समझेंगे, इम्यूनिटी क्या है, ठीक है। तो इम्यूनिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सेट्रा विच एंटर द बॉडी, एंड इट इज़ कॉल्ड एज डिजीज रेजिस्टेंस। तो इम्यूनिटी को हम सिंपली बोल सकते हैं कि आपकी बॉडी की वो कैपेबिलिटी है जो आपको बीमार होने से बचाती है, ठीक है। तो सिंपली डिफाइन कर लेते हैं आपका। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट all types of foreign bodies like bacteria, वायरस, या उसके अलावा हो सकते हैं आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, एक्सेट्रा, विच एंटर बॉडी। It is also called as डिजीज रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता, डिजीज रेजिस्टेंस। तो आई होप इम्यूनिटी की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहीं से आपकी इम्यूनोलॉजी शुरू होती है। जो आपकी इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी आपकी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। तो देखते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अगर बेसिकली हम बात करें जो आपकी इम्यूनिटी है, आप 12th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, वहाँ पे भी आप ये बेसिक चीज़ें वैसे पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो वही चैप्टर आपका यहाँ पे एक तरह से बेस का काम करेगा। जो आपने चीज़ें वहाँ सीखी हैं वही यहाँ पे आपकी काम आने वाली। तो देखो, जो आपकी इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हो सकती है आपकी इनबोर्न, या जिसको हम बोलते हैं आपका इन्नेट इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं आपका? इननेट इम्यूनिटी। दूसरी हो सकती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। भाई बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ों को समझेंगे ताकि कोई भी किसी तरह का आपका डाउट ना रहे यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा आसान लगे, बट जैसे जैसे लेक्चर आपका आगे मूव करेगा आपका लेवल चेंज होता चला जाएगा, अच्छा लेवल होता चला जाएगा। देखो, जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है इसको हम बोलते हैं हम आपका इनबोर्न इम्यूनिटी। यानी कि जो बर्थ के टाइम से आपके साथ जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है वो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड, या जिसको एक और नाम दिया जाता है आपका अडाप्टिव इम्यूनिटी, जो बाय
बर्थ आपके पास प्रेजेंट नहीं होती, बट आपका लाइफ स्पेन जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है, आपके एक्सपोजर से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। अब जो आपकी इनेट इम्यूनिटी है ये होती है आपकी नॉन स्पेसिफिक टाइप, नॉन स्पेसिफिक टाइप। ठीक है। वही अगर बात की जाए आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है। अब देखो, कुछ आपने 12th क्लास में आपने पढ़े होंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी आता है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है आपका इनेट इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी में क्या आता है आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब आपका डिफेंस सिस्टम का वो फर्स्ट जो आप स्टेज एक तरह से बोल सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, देन इनेट में ही आता है आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो देखो भाई, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपकी क्या क्या चीज़ें आती? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में मेजरली आता है आपका एक्सटर्नल डिफेंस, एक्सटर्नल डिफेंस यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी के लिए कोई खतरा कोज कर सकती है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई भी माइक्रोब हो सकता है, या कोई टॉक्सिक चीज़ हो सकती है। तो पहली हमारी कोशिश ये होती है कि उस चीज़ को आपकी बॉडी के अंदर जाने ही ना दिया जाए, यानी कि उसको बाहर ही हम रखें। तो ये होता है आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की हम बात करें, इसमें मेनली आते हैं आपके फिजिकल बैरियर्स और आपके केमिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में क्या होगा, केमिकल बैरियर्स में क्या होगा, वो चीज़ हम देखेंगे आगे। ठीक है। फिजिकल बैरियर्स में समझ सकते हैं आपकी, जैसे कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी कवर होती है, किससे, आपके पूरी स्किन से कवर होती है, ये एक तरह का आपका फिजिकल बैरियर है। फिर बात आती है आपके केमिकल बैरियर्स की। तो केमिकल बैरियर्स में ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि जो आपका सलाइवा होता है उसमें आपके कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स वगैरह को किल करने का काम करते हैं। तो इस तरह के जो एंजाइम्स हो गए या फिर कोई आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट है जो फॉर्म करते हैं आपका केमिकल बैरियर, जैसे आपके लाइसोजाइम्स हो गए, या फिर आपकी बॉडी के अंदर कुछ जगहों पे क्या होता है, एसिडिक कंडीशंस प्रेजेंट होती है। तो इस तरह के जो बैरियर्स है जो माइक्रोब्स को अगर एंट्री हो जाए उसको किल करने का काम करते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, केमिकल बैरियर्स। तो एक बार बेसिक आइडिया लेने के बाद इन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपका एक्सटर्नल डिफेंस में क्या आ जाता है, एक तो फिजिकल बैरियर, देन आपका आ जाता है यहीं पे केमिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो भाई सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आता है वो देखते हैं। जस्ट ए सेकंड, वी विल चेंज अवर कलर। तो यहाँ पे क्या होता है आपका इंटरनल डिफेंस, इसे हम बोलते हैं। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है आपका क्या, इंटरनल डिफेंस। ठीक है। यानी कि समहाउ जो आपका कोई माइक्रोब है या टॉक्सिक चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाती है, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें होंगी जो कि आपको प्रोटेक्शन देने में, आपको उससे बचाने में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें आती है वो देखो, सबसे पहले आपके मास्ट सेल आते हैं। ठीक है। हिस्टामिन, हेपेरिन, काफ़ी अलग अलग ये केमिकल्स रिलीज करते हैं आपके मास्ट सेल। देन आपके मैक्रोफेज आते हैं, फेगोसाइटिक होते हैं जो नेचर में। तो ये सारी चीज़ें हम आराम आराम से डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए एक इंट्रोडक्शन है ये आपका चीज़ों के बारे में, ताकि आपको पता चले। देन यहीं पे होते हैं आपके एनकेसी यानी कि नेचुरल किलर सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स। देन होते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स, सबसे कॉमन जो इम्यूनिटी आपको पता होगी। देन आपका फीवर का एक मैकेनिज्म होता है, वो भी आपको एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इंटरफेरोन्स होते हैं। देन उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बीएससी में हो, एमएससी में हो। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पाथवे होते हैं, क्लासिकल पाथवे, नॉन क्लासिकल पाथवे।
जो हमें पढ़ने होते हैं। तो सारी चीज़ें हम सीरीज़ में एक सीरीज़ में फॉलो करेंगे, ठीक है। देन यहीं पे आपका एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का मैकेनिज्म भी होता है जो कि आपको एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। सो गाइज आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा। जो आपकी इम्यूनिटी है वो दो टाइप की है। इन्नेट इम्यूनिटी में आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आता है जिसमें मेनली आपका एक्सटर्नल डिफेंस आता है। देन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपका मेनली इंटरनल डिफेंस आता है। क्या क्या चीज़ें आपको इंटरनल डिफेंस प्रोवाइड करती हैं वो चीज़ें आपने देख ली यहाँ पे। फिर यहीं पे आ जाता है आपका क्या, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आता है आपका एक्वायर्ड या अडाप्टिव इम्यूनिटी में। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, तो भाई जो आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी है वो दो तरह की फर्दर दो टाइप की हो सकती है। उन दो टाइप्स के भी फर्दर दो टाइप्स हो सकते हैं। देखो क्या क्या हो सकते हैं। जो आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें आती है एक तो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड। एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी हो सकती है आपकी पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी। अब जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी है और जो आपकी पैसिव इम्यूनिटी है ये दोनों फर्दर आपकी दो टाइप की हो सकती है। और वो दो टाइप क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। आपकी जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हो सकती है या नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो सकती है, ठीक है। तो वो हो सकती है आपकी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी या वो हो सकती है आपकी नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्टिव भी दो तरह की हो सकती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल, और पैसिव भी दो तरह की हो सकती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। बट एक बार पहले आपकी जो इन्नेट इम्यूनिटी है और जो आपकी अडाप्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है, यानी कि इन्नेट है और जो आपकी क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इनके बीच में जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो भाई जस्ट ए सेकंड, एक एक चीज़ को अच्छे से हम यहाँ कवर करने वाले हैं। एक टेबुलर फॉर्म में चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं भाई अपनी टेबल। भाई थोड़ा सा इस पार्ट को आप लोग स्किप कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। टेबल बनाने में ये चीज़ें सेट करने में एक बार टाइम लगेगा हल्का सा, बट एक बार बनने के बाद फिर काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे लिए चीज़ों को कंपेयर करना और याद कर पाना। यहाँ पे हम अपना फीचर ऐड कर लेंगे। देन इसके बाद एक डिवीज़न हमने यहाँ बना ली। तो ये वाला काम हमारा हो गया। अब शुरू करते हैं आपका एक्चुअल जो चीज़ें हमें करनी है। एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। थोड़ा सा स्पेस इक्वलाइज करते हैं। अरे यार क्या पंगा है। भाई इसको, इस पार्ट को तुम लोग स्किप कर लेना, ठीक है। तो चलो टेबल हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। नाउ वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग द थिंग्स। तो देखो यहाँ पे हम क्या क्या डालेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे अपने क्या एट्रीब्यूट्स, मतलब क्या हमारा फीचर होगा जिसको हम कंपेयर करेंगे।
एट्रीब्यूट्स, ठीक है, या इनेट इम्यूनिटी हो जाएगी अपनी, देन यहां हो जाएगी आपकी अडॉप्टिव इम्यूनिटी, अडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो शुरू करते हैं भाई, जस्ट ए सेकेंड। ये आपका एट्रीब्यूट हो गया, ये आपका इनेट इम्यूनिटी के लिए, ये आपका अडॉप्टिव इम्यूनिटी के लिए। सबसे फर्स्ट जो अगर फीचर की अगर हम बात करें तो वो है आपका अगर बात करें स्पेसिफिसिटी की, स्पेसिफिसिटी, ठीक है। अगर स्पेसिफिसिटी के रिगार्डिंग बात करें, इनेट इम्यूनिटी नॉट स्पेसिफाइड फॉर मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर पैटर्न्स एसोसिएटेड विद पैथोजेंस, यानी कि यहाँ पे अलग पैथोजेंस के लिए आपका कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आपका नॉट स्पेसिफाइड फॉर मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, और मॉलिक्यूलर पैटर्न्स associated with pathogens, associated with pathogens, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें आपकी अडॉप्टिव इम्यूनिटी की, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं इवन माइनर डिफरेंसेस इन मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स, हाईली स्पेसिफिक, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट्स, discriminates even minor differences, minor molecular differences, minor molecular differences in structure, details of microbial non-microbial structure organized with high specificity, details of microbial and non-microbial structure or recognized with high specificity, recognized with high specificity, high specificity। सो गाइज आई होप यहाँ पे आपको ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। तो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो फीचर आता है आपका वो क्या है, वो है आपका रिस्पॉन्स टाइम की। अगर हम बात करें रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइप की इम्यूनिटी को जनरेट होने में कितना टाइम लगता है। आपकी जो इनेट इम्यूनिटी है ये बहुत जल्दी एक्टिवेट होती है, ये एक्टिवेट हो जाती है आपकी कुछ मिनटों में या आपकी कुछ आवर्स में। वही अगर बात करें आपकी अडाप्टिव इम्यूनिटी की, इट टेक्स डेज टू जनरेट ए रिस्पॉन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो है आपका क्या, डाइवर्सिटी की। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके इनेट इम्यूनिटी में लिमिटेड नंबर ऑफ जर्म लाइन एनकोडेड रिसेप्टर्स होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ germline encoded receptors, germline encoded receptors। वही अगर बात करें आपकी अडॉप्टिव इम्यूनिटी में, हाईली डाइवर्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर्स, हाईली डाइवर्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ रिसेप्टर्स number of receptors arising from
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ रिसेप्टर जीन्स, रिसेप्टर जीन्स। नेक्स्ट मूव करते हैं आपके नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो नेक्स्ट फीचर यहीं पे आता है आपका मेमोरी रिस्पॉन्स की। अगर हम बात करें, क्या है मेमोरी रिस्पॉन्स। आपका जो इनेट इम्यूनिटी है, यहाँ पे कोई भी आपका मेमोरी रिस्पॉन्स नहीं होता है। वहीं पे आपकी जो अडाप्टिव इम्यूनिटी है, परसिस्टेंट मेमोरी होती है विद फास्टर रिस्पॉन्स और ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑन सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन। यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया आपको पहली बार इन्फेक्ट करता है तो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो थोड़े से कम स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप होगी। बट सेम बैक्टीरिया, सेम माइक्रोब दोबारा आपको अटैक करेगा तो आपकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी आपकी जनरेट होगी और उसकी जो पावर होगी वो पहले बार से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं persistent memory, persistent memory with faster response, faster response with or greater magnitude on, greater magnitude on subsequent infection, subsequent infection। नाउ नेक्स्ट फीचर आपका देखते हैं, जो कि है आपका सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की जो एबिलिटी है। सेल्फ या नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। तो यहां आ जाएगा, अगर इनेट इम्यूनिटी की बात करें, परफेक्ट नो माइक्रोब स्पेसिफिक पैटर्न्स इन होस्ट। ठीक है, नो माइक्रोब स्पेसिफिक, नो माइक्रोब स्पेसिफिक पैटर्न्स इन होस्ट। वही अगर बात करें आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, अच्छी खासी एबिलिटी होती है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने की। गुड, ठीक है। ओकेजनल फेल्यूअर्स ऑफ सेल्फ नॉन सेल्फ आपका हो सकता है यहाँ पे, ओकेजनल फेल्योर ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, discrimination result in autoimmune disorders, result in autoimmune disorders। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट जो फीचर है आपका वो क्या है आपका सोल्यूबल कंपोनेंट ऑफ ब्लड और टिश्यू फ्लूइड्स। क्या क्या होते हैं इनमें? soluble component, soluble component of blood और टिश्यू फ्लूइड्स, टिश्यू फ्लूइड्स। तो वो हो जाएंगे यहाँ पे। देखो आपका आपकी जो इन्नेट इम्यूनिटी है, यहाँ पे आपके काफ़ी अलग अलग टाइप के पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं। वेराइटी ऑफ माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, माइक्रोबियल पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, वही अगर बात करें आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, यहाँ प्रेजेंट होती हैं आपकी एंटीबॉडीज, या जिन्हें हम बोलते हैं आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। नेक्स्ट फीचर की तरफ मूव करते हैं, जो कि होगा आपका क्या, जस्ट ए सेकेंड।
नेक्स्ट फीचर है आपका मेजर सेल टाइप्स, क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इनमें। मेजर सेल टाइप्स, तो अगर मेजर सेल टाइप्स की बात करें, जो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी है, यहाँ होते हैं आपके क्या क्या, फेगोसाइट्स। ठीक है, अब ये फेगोसाइट्स आपके हो सकते हैं क्या क्या, इट कैन बी योर मोनोसाइट्स, ये हो सकते हैं आपके मैक्रोफाजेस, या ये हो सकते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो फेगोसाइट्स हो गए, नेचुरल किलर सेल्स हो गए आपके, और हो सकते हैं आपके डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स, बाकी और जो सेल्स है वो ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ मैं। अगर बात करें आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, यहाँ इन्वॉल्व होते हैं आपके टी सेल्स, आपके बी सेल्स, आपके एपीसीज। एपीसीज यानी कि आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सो गाइज आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। जो बेसिक डिफरेंस था आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। जस्ट ए सेकेंड, तो यहाँ तक हो चुका है। अब हम मूव करते हैं आपके जो डिफरेंट बैरियर्स थे, बैरियर्स की तरफ। सबसे पहले हमने कौन से बैरियर देखे थे आपके, एक तरह से जो एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम था, उसमें आपके फिजिकल बैरियर्स थे और आपके केमिकल बैरियर्स थे। तो जो आपके एपिथेलियल, जो आपके क्या है फिजिकल बैरियर्स में मेनली आपका एपिथेलियल, आपकी स्किन का बैरियर आता है, जो प्रिवेंट करता है आपकी पैथोजेंस की एंट्री को आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एपिथेलियल बैरियर्स प्रिवेंट पैथोजेंस एंट्री, प्रिवेंट पैथोजेंस एंट्री इनटू बॉडी। ठीक है, अगर बात की जाए आपकी स्किन की, जो आपकी स्किन है, ये क्या है आपकी स्किन की जो थिन आउटर लेयर है, जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, थिन आउटर लेयर, थिन आउटर लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका एपिडर्मिस। तो जो आपकी एपिडर्मिस है, ये क्या करती है, ये आपकी एपिडर्मिस है, इसमें आपके डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपका वाटर प्रूफिंग का काम करती है। एंड इसमें प्रेजेंट होता है आपका केराटिन प्रोटीन। तो एपिडर्मिस में क्या क्या होते हैं आपके डेड सेल्स, ठीक है, वाटर प्रूफिंग का ये काम करती है, वाटर प्रूफिंग, ठीक है। एंड प्रेजेंट होता है इसमें आपका केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। वही अगर हम बात करें आपकी जो थिक इनर लेयर है, थिक इनर लेयर, थिक इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं आपका डर्मिस, डर्मिस इसे हम बोलते हैं। जो आपकी डर्मिस है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, हेयर फॉलिकल्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स एंड स्कैटर्ड माइलॉइड ल्यूकोसाइट्स। composed of connective tissues, it is composed of connective tissues, blood vessels, then आपके हेयर फॉलिकल्स, प्लस आपकी सिबेशियस ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड्स एंड स्कैटर्ड माइलॉइड ल्यूकोसाइट्स, माइलॉइड ल्यूकोसाइट्स, ये चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती हैं। तो माइलॉइड ल्यूकोसाइट्स में आपके क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं आपके जैसे कि आपके डेंड्राइटिक सेल्स, देन हो सकते हैं आपके मैक्रोफाजेस, या हो सकते हैं आपके मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स। तो आई होप कि आपको एपिथेलियल वाला जो ये पार्ट था ये समझ आया होगा।
देखो अगर हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से शुरू करें, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका एक्सटर्नल डिफेंस, एक्सटर्नल या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि पार्ट है आपका किसका, इन्नेट इम्यूनिटी का। किसका पार्ट है ये आपका, ये है आपका इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में अब स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, इट इंक्लूड्स एनाटॉमिकल बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शन, बोथ फिजिकल और केमिकल होते हैं। ठीक है, एज वेल एज इसमें आपके सेलुलर रिस्पॉन्सेज भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं आपके, यहाँ होते हैं आपके फिजिकल बैरियर्स प्लस आपके केमिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स एंड आपके कुछ सेलुलर रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं, सेलुलर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। एक्सटर्नल वाले में आपके फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, केमिकल बैरियर्स हो सकते हैं और आपके सेलुलर रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो आपके मेन जो फिजिकल बैरियर्स हैं, यहाँ पे क्या क्या आता है आपका, एपिथेलियल लेयर ऑफ स्किन आती है आपकी। फिजिकल बैरियर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ मेनली आती है आपकी एपिथेलियम ऑफ स्किन। दूसरा हो सकते हैं आपकी म्यूकोसा होती है आपकी, और जो आपके ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, म्यूकोसा जो आपकी बॉडी में जो म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, म्यूकोसल एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज़ एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, surfaces connected to glandular tissues, surfaces connected to body openings। देखो आपकी बॉडी में काफ़ी सारी ऐसी ओपनिंग्स होती हैं जहाँ पे आपका म्यूकस प्रेजेंट होता है, और उस म्यूकस का जो मेजर काम है वो आपके माइक्रोब्स को ट्रैप करना है और बॉडी में एंट्री होने से रोकना ही उनका मेजर काम है। ठीक है, फिर यहीं पे आ जाते हैं क्या, आपके केमिकल बैरियर्स। तो अगर केमिकल बैरियर्स की हम बात करें तो ये आपके वो सब्सटेंस, जो केमिकल बैरियर्स है ये आपके कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं जिनके पास एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। ठीक है, एट सम सरफेसेस इन बॉडी, सम सरफेसेस इन बॉडी इंक्लूड स्पेशलाइज्ड soluble substances, soluble substances that possess antimicrobial activity, antimicrobial activity। ठीक है, आई होप ये इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, अच्छा यहीं पे थोड़े से हम ना एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार, फिजिकल बैरियर्स में आपकी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और केमिकल बैरियर्स में क्या क्या। तो इन चीज़ों को हम ना टेबुलर फॉर्म में देखने वाले हैं। जस्ट ए सेकंड, ये तो वही गलत हो गया, एक सेकंड। ठीक है, स्ट्रेट है बिल्कुल लाइन, इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ हम देखेंगे आपका एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म, एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, और यहाँ होगा आपका सबसे पहले आपका फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर में आपकी क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी। देन है आपका केमिकल बैरियर में आपकी क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, केमिकल बैरियर। तो देखो भाई इसमें एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म, देन फिजिकल बैरियर फर्स्ट, देन केमिकल बैरियर। तो देखो सबसे पहले है आपका, अगर आइज़ की बात करें तो आइज़ में आपका फिजिकल बैरियर क्या होता है, टीयर्स बाय लैक्राइमल ग्लैंड, टीयर्स बाय लैक्राइमल ग्लैंड। वहीं पे अगर केमिकल बैरियर की बात करें आपकी आइज़ में तो क्या है आपका, लाइसोजाइम इन टीयर्स,
लाइसोजाइम इन टीयर्स। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें आपका स्किन की, स्किन में आपका क्या क्या है, आपका रेस्पिरेशन हो गया, आपका स्लोइंग ऑफ स्किन हो गया, जो आपकी डेड स्किन होती है उसका रिमूवल होता है। तो क्या क्या हो जाएगा स्किन में आपका, पर्सपिरेशन, सॉरी पर्सपिरेशन, देन रिमूवल ऑफ डेड स्किन जिसे हम बोलते हैं आपका स्लोइंग ऑफ स्किन। वही केमिकल बैरियर की अगर बात करें तो आपका स्किन में क्या प्रेजेंट होता है, सीबम जिसमें आपके फैटी एसिड्स होते हैं, देन आपका हो सकता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट प्रोड्यूस होता है आपकी स्किन से। ठीक है। देन आपका लाइसोजाइम और आपका सेरुमिन जो कि आपका एक वैक्सी मटेरियल है। ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें समझ आई होंगी आपको। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम देखेंगे भैया आपका क्या है। नेक्स्ट होगा आपका, अगर बात करें आपकी जीआई ट्रैक्ट की, जीआई ट्रैक्ट। तो भाई आपकी जीआई ट्रैक्ट में क्या है, फिजिकल बैरियर किस तरह से, आपका क्या है, फूड का फ्लो होता है, आपका स्लाइवा प्रेजेंट होता है, आपका म्यूकस जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है वो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। ये सारे फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। फ्लो ऑफ फूड, देन आपका स्लाइवा, उसके बाद आपका म्यूकस बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। वही अगर केमिकल बैरियर की बात करें तो आपकी जीआई ट्रैक्ट में आपका जो स्टमक है वहाँ आपकी आपकी अच्छी खासी एसिडिटी प्रेजेंट होती है। एंजाइम्स होते हैं जैसे आपके प्रोटीएज एंजाइम्स हो गए, लाइपेज हो गए, देन आपके बाइल और आपके बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहीं पे आपका क्या, जस्ट ए सेकेंड। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका यहीं पे, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हम बात करें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ क्या प्रेजेंट होता है आपका, म्यूकस, ठीक है, सीलिया, नेजल हेयर, ये सारे आपका फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। अगर केमिकल बैरियर की बात करें तो आपका लाइसोजाइम इन नेजल सिक्रीशंस, लाइसोजाइम इन नेजल सिक्रीशंस। देन नेक्स्ट हो जाएगा आपका यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में सबसे पहले आपका फिजिकल बैरियर में आ जाएगा आपका यूरिन, देन आपका म्यूकस, आपका सीमन फ्लो। अगर केमिकल बैरियर की बात करें तो आपका एसिडिटी इन वेजाइनल सिक्रीशंस, एसिडिटी इन वेजाइनल सिक्रीशंस, देन आपका स्पर्माइन एंड जिंक इन सीमन, स्पर्माइन एंड जिंक इन सीमन। सो गाइज आई होप यहाँ तक आपको इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। अब आ जाता है आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, या जिसे हम बोलते हैं आपका क्या, इंटरनल डिफेंस। तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका इंटरनल या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। देखो,
जब किसी तरह से आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो एंट्री को रोकने में नाकामयाब हो जाता है, फेल हो जाता है, तो वहाँ पे रोल आता है आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का। इट इज़ मेनली कैरिड आउट बाय योर WBCs एंड योर आपके जो ल्यूकोसाइट है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, आपके मैक्रोफाज हैं, आपके नेचुरल किलर सेल्स हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हैं, आपका फीवर, आपका इंटरफेरोन्स, आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपके इंटरनल डिफेंस में आती हैं, ठीक है। इट इज़ ऑपरेटेड इन कोऑर्डिनेटेड मैनर टू प्रिवेंट चेंज टू द बॉडी ऑर्गन बाय पैथोजेंस, ठीक है। यानी कि जो आपका इनर डिफेंस है ये आपके पैथोजन को आपकी बॉडी के फंक्शन में किसी तरह के चेंजेस करने से रोकता है, ठीक है। क्या करता है? ऑपरेटेड इन ए मैनर, operated in coordinated manner, operated in coordinated manner to prevent damage to body, to prevent damage to body organ by pathogens, to body organ by pathogens, ठीक है। काम कब करेगा? जब आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका फेल हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो देखो। सबसे मेन मेजरली आपके जो आपके क्या हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आ जाएगा आपका क्या, यहाँ आपके ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। देखो भाई ल्यूकोसाइट्स में भी मेनली हम यहाँ बात करेंगे आपके किसकी, चलो ग्रेन्युलोसाइट, नॉन ग्रेन्युलोसाइट यहाँ नहीं देखते हैं, सिर्फ ल्यूकोसाइट देखो। अब ल्यूकोसाइट में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखते हैं। तो क्या है ये आपका, फर्स्ट है आपका ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट में सबसे पहले आ जाएगा आपका क्या, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए वो यहाँ मैं आपको लिखवा दूँ। जो आपकी न्यूट्रोफिल्स, दीज आर मोस्ट अबंडेंट WBC, मोस्ट अबंडेंट WBC हैं, और किसी भी ट्रोमा या इन्फेक्शन की साइट पे जो सेल सबसे पहले पहुंचते हैं ये आपके फर्स्ट रिस्पोंडर सेल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट रिस्पोंडर, फर्स्ट रिस्पोंडर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन और ट्रोमा, और ट्रोमा, ठीक है। जो बॉडी में इन्फेक्शन के टाइम पे पस फॉर्म होता है, पस का जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके यही न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, मेन सेलुलर कंपोनेंट ऑफ, मेन सेलुलर कंपोनेंट ऑफ पस, ये कुछ स्पेसिफिक टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि आपके जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं या उनको डायरेक्टली किल कर देते हैं, एंड रिक्रूट करते हैं अदर इम्यून सेल्स को एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो लिख सकते हैं रिलीज टॉक्सिन्स, रिलीज टॉक्सिन्स दैट किल और inhibit microbes and recruits other immune cells at the site of infection, at the site of infection। और ये यूजुअली आपका माइग्रेट करते हैं आपकी ब्लड वेसल से आपके टिश्यूज़ की तरफ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आ जाते हैं आपके वो हैं आपके इओसिनोफिल्स। नेक्स्ट टाइप है आपके इओसिनोफिल। एक चीज़ और हुई, जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये होते हैं आपके अराउंड 60 to 65% ऑफ WBC। सारे वाइट ब्लड सेल में 60 से 65% आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं,
और 2 से 3% आपके ईओसिनोफिल्स होते हैं। अब बात करते हैं आपकी ईओसिनोफिल्स की। जो आपके ईओसिनोफिल्स होते हैं, दीज रिलीज टॉक्सिन दैट किल बैक्टीरिया एंड पैरासाइट बट ऑल्सो कोज टिश्यू डैमेज। रिलीज टॉक्सिन्स, देखो टॉक्सिन्स को तो नुकसान पहुंचाएंगे बट उसके साथ साथ ये टिश्यूज को भी डैमेज करते हैं। रिलीज टॉक्सिन्स दैट किल बैक्टीरिया एंड parasites but also cause tissue damage। जो आपकी एलर्जिक रिएक्शंस होती है, जैसे आपका अस्थमा हो गया या कोई एलर्जी है, उसमें आपका ईओसिनोफिल्स का ही रोल आता है और सबसे ज़्यादा अबंडेंटली मिलते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। most abundant in small intestine। then next क्या है आपका फीचर? contribute to asthma and allergy। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके यहीं पे, थर्ड जो टाइप है वो है आपके बेसोफिल्स। तो भाई बेसोफिल्स देखो, बेसोफिल्स आपके कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 0.5 to 1%, 0.5 to 1%। देखो जो आपके बेसोफिल्स होते हैं, दीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स। क्या क्या? अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और देखो, जो बेसोफिल्स होते हैं ये आपके प्रोड्यूस करते हैं हिपेरिन, ठीक है, देन आपका हिस्टामिन और आपका सेरोटोनिन। तो ये आपको याद रखने हैं कि बेसोफिल हिपेरिन प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। देखो भैया इसमें जो आपका हिपेरिन है ये है आपका एंटी कोएगुलेंट, ये आपका एंटी कोएगुलेंट है। आपका हिस्टामिन है वैसो डाइलेटर, और जो आपका सेरोटोनिन है इट इज़ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। एंड यहीं पे जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो क्या क्या है बेसोफिल्स के बारे में, ये रिलीज करते हैं, रिलीज टॉक्सिन्स दैट किल बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। सॉरी जस्ट ए सेकेंड, हम लोग बेसोफिल्स की बात करें भाई, ये सॉरी ईओसिनोफिल्स के बारे में बता दिया। जो आपके बेसोफिल्स हैं, बेसोफिल्स आपके क्या है? मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स। और जो ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं, इट कैन कॉज इन्फ्लामेशन एंड मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। फिर यहीं पे आपका फोर्थ टाइप आपके मास्ट सेल्स आते हैं, जो कि आपके ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। सॉरी आपके ये ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। देखो जो आपके ल्यूकोसाइट्स में क्या है? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और आपके क्या मास्ट सेल्स, ये हैं आपके ग्रेनुलोसाइट्स। देखो ये चीज़ मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कोई भी इस तरह का डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए भाई। देखो जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स।
तो आपके ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या होते हैं? आपके न्यूट्रोफिल्स, आपके इओसिनोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, आपके बेसोफिल्स, और ये हो सकते हैं आपके मास्ट सेल्स। ये सारे हैं आपके ग्रेनुलोसाइट्स। वही अगर बात करें आपके ए ग्रेनुलोसाइट की, ए ग्रेनुलोसाइट्स, तो आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं क्या क्या? सबसे पहले आपके मोनोसाइट, ठीक है, और हो सकते हैं आपके मैक्रोफाज, ठीक है, या आपके नेचुरल किलर सेल्स भी हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखनी, ये आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो अब देखो, फोर्थ यहाँ पे जो टाइप आता है याद रखना, वो है आपके क्या? मास्ट सेल्स। अब हम शुरू करेंगे आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स, और ए ग्रेनुलोसाइट्स में सबसे पहले हम देखेंगे आपके क्या? मोनोसाइट्स के बारे में। फिफ्थ क्या है आपके? मोनोसाइट। देखो, जो आपके मोनोसाइट्स होते हैं ये आपके 6 to 8% होते हैं। कितने होते हैं? 6 to 8%। आपके जो मोनोसाइट है, दीज कैन डिफ्रेंशिएट इनटू मैक्रोफाजेस एंड डेंड्राइटिक सेल, यानी कि मोनोसाइट डिफ्रेंशिएट करके मैक्रोफाज फॉर्म कर सकते हो, डेंड्राइटिक सेल्स भी। डिफ्रेंशिएट्स into a macrophage and dendritic cell in response to inflammation, in response to inflammation। अगर बात की जाए, एक सेकंड, क्या हो गया ये? इन्फ्लामेशन। देखो, जो आपके मोनोसाइट्स होते हैं ये आपके स्टोर्ड होते हैं स्प्लीन में, मूव्स थ्रोज ब्लड वेसल्स टू इन्फेक्टेड टिश्यूज। स्टोर्ड इन स्प्लीन, moves through blood vessels to infected tissues। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो देखो, फिफ्थ क्या आपके? मोनोसाइट। अब आ जाते हैं सिक्स्थ है आपके डेंड्राइटिक सेल। सिक्स्थ इज योर डेंड्राइटिक सेल। तो वही आपके जो डेंड्राइटिक सेल हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो, जो आपके डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, दीज प्रेजेंट एंटीजन ऑन इट्स सरफेस, देयर बाय ट्रिगरिंग अडाप्टिव इम्यूनिटी। तो ये चीज़ें लिख लेते हैं। जो आपके डेंड्राइटिक सेल्स हैं ये क्या करते हैं? प्रेजेंट एंटीजन्स ऑन इट्स सरफेस, thereby triggering adaptive immunity। ठीक है, अरे इरेज कैसे हो गया? इम्यूनिटी। अगर इनकी बात की जाए, इनकी लोकेशन की, दीज आर प्रेजेंट इन एपिथेलियल सेल्स। लोकेशन क्या है इनकी? एपिथेलियल सेल्स, including skin, lungs, and tissues of GI tract and tissues of GI tract, migrate to lymph node upon activation, migrates to lymph nodes
lymph node upon activation. देन नेक्स्ट आ जाते हैं आपके यहीं पे सेवंथ मैक्रोफाज। सेवंथ क्या आपके मैक्रोफाज। देखो भाई, जो आपके मैक्रोफाजिस होते हैं ये कैसे होते हैं, दीज आर फेगोसिटिक इन नेचर। ठीक है, कैसे हैं ये फेगोसिटिक सेल्स। फेगोसिटिक सेल्स दैट कंज्यूम्स foreign pathogens and cancer cells। ठीक है, stimulate response of other immune cells, stimulate response of other immune cells। ठीक है, उसी के साथ साथ जो आपके मैक्रोफाज हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, फिक्स्ड एंड वॉन्डरिंग। ठीक है, विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट RES यानी कि रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वो दो टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके, वो दो टाइप आपके हो सकते हैं, फिक्स्ड एंड वेंडरिंग। वेंडरिंग, ठीक है, ये दोनों मिलके आपका क्या फॉर्म करते हैं, आपका रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। अगर लोकेशन की बात की जाए तो दीज माइग्रेट फ्रॉम ब्लड वेसल इनटू टिश्यूज। ठीक है, तो भाई यहाँ तक हो गए आपके। अच्छा, मास्ट सेल का रह गया था भाई, मास्ट सेल के बारे में बताना भूल गया हूँ किसी तरह से, कोई नहीं, बताता हूँ मैं आपको मास्ट सेल के बारे में। जो आपके मास्ट सेल्स हैं, दीज डायलेट ब्लड वेसल्स एंड इंड्यूस इन्फ्लामेशन थ्रू रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड हेपेरिन। ठीक है, जो आपके मास्ट सेल हैं ये भी आपके हिस्टामिन और हेपेरिन रिलीज कर सकते हैं और इन्फ्लामेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा इनके बारे में। डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंड्यूस इन्फ्लामेशन through release of histamine and heparin वही नेक्स्ट अगर बात करें, दीज रिक्रूट्स मैक्रोफाजिज एंड न्यूट्रोफिल्स। रिक्रूट्स मैक्रोफाजिज एंड न्यूट्रोफिल्स। सो गाइज, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, मास्ट सेल हो गई। देखो, मास्ट सेल के बारे में आपके जो क्या है, ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपके जो मास्ट सेल, अब वहाँ स्पेस नहीं है, तो मास्ट सेल आपके मिल सकते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ में, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में। दे मैच्योर ओनली आफ्टर वंस दे आर लीव द ब्लड। ठीक है, यानी कि ये आपके ब्लड को लीव करने के बाद ही मैच्योर होते हैं। ठीक है, अब बच जाते हैं आपके लास्ट बट नोट द लिस्ट 8th आपके NKCs, यानी कि आपके जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। सॉरी जस्ट ए सेकेंड भाई, अब आ गए आपके NKCs। जो आपके NKCs हैं यानी कि नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये आपका ट्यूमर वगैरह को किल करते हैं, आपके वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं। किल्स ट्यूमर एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, ये these can produce perforins that create pores in the membrane of target cell which can then swell up and burst the cells। अगर बात करें मिलते कहाँ पे हैं, ये आपके ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और टिश्यूज़ में भी माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हमारा जो ये सेल वाला पार्ट था ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी जो आपका सेलुलर इन्नेट जो रिस्पॉन्स रिसेप्टर्स और सिग्नलिंग है
वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एंड एक चीज़ और भाई, इसमें हमें आपके प्रोटीन्स को भी स्टडी करना था, बट उनको भी हम अलग से नए लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर उसको आगे इसी में कंटिन्यू करते हैं तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इम्यूनिटी को समझा और डिफरेंट टाइप्स देखे और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है वो देखा हमने। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपका एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। सो गाइज, इसी के साथ हम आज की इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक करना आपकी, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने पूरी प्रॉपर सीरीज़ चला रखी है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।